स्वागत है आप सभी का। इनपुट आउटपुट का जो हमारे पास में टॉपिक है, इसकी हम लोग यहां पर शुरुआत करेंगे। इनपुट आउटपुट अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर रीसेंट एग्जाम को ध्यान में दिया जाए तो अभी जो एग्जाम कंडक्ट हुई हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है इनपुट आउटपुट, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप ये देख सकते हो कि एक समय था जब बैंक ही ज्यादा सवाल इससे पूछता था, लेकिन अब स्टेट लेवल के डिफेंस एग्जाम हैं या एसएससी का एग्जाम है या रेलवेज के एग्जाम हैं, सभी जो हैं वो आप लोगों के इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग यहां पर देखने वाले हैं इनपुट आउटपुट को। होता क्या है इनपुट आउटपुट, किस तरह का माइंडसेट इन सवालों में आपको चाहिए होता है। ठीक है, चलिए तो इनपुट आउटपुट से हमारा मतलब क्या है। एक प्रकार का प्रोसेस हमारे पास में होता है, जो प्रोसेस किसी भी चीज पे आप अप्लाई करोगे तो इसी तरीके से, जैसे हमारा कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कंप्यूटर हमारे पास में एक मशीन है, और वो मशीन किस तरीके से कार्य करती है? ठीक है, मशीन काम करती है हमारे पास में कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास में कोई ना कोई इनपुट होता है। ये इनपुट किसी मशीन को दिया जाता है। ठीक है, किसी मशीन को दिया जाता है और इसके बाद में हमारे पास में कुछ आउटपुट आता है। तो ये किसी भी मशीन का काम होता है कि अगर कोई इनपुट मिला है तो उससे एक आउटपुट जनरेट करके देती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई छोटा टेप रिकॉर्डर आपके पास में है, आपने मशीन पे इनपुट दिया कि यस प्ले करो, तो एक गाना बजने लग गया। ठीक है, तो आप क्या इनपुट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग मशीन को पता है कि क्या करना है। आपने इनपुट दिया कि भाई गाना बजाना है, तो मशीन ने गाना बजा दिया। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर पे बैठते हो, कंप्यूटर पे मान लो आपको कोई वर्ड के अंदर कुछ टाइप करना है। ठीक है, तो टाइप करोगे, आपने ए दबाया तो वहां पे ए दिख रहा है, बी दबाया तो बी दिख रहा है, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को क्लियर हैं कि अब ये आदमी लिखने बैठा है, अब ये आदमी कुछ सर्च कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर जब भी हम लोग कुछ इनपुट देते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है, सीधे तौर पे हमारी रियल लाइफ के अंदर कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो यहां हमारे पास में जो इनपुट होता है, इनपुट किसी भी मशीन को देकर के एक आउटपुट जनरेट किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है हमारे पास में, ये युग जो है हमारे पास में, ये एआई का युग है। ठीक है, मशीनें और एडवांस हो चुकी हैं और आप लोगों के ज्यादातर काम किसी न किसी प्रकार की मशीन के द्वारा हो रहे होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। फोन क्या है आपका? एक मशीन है। तो इन मशीनों में कुछ कोडेड फॉर्म में इनके दिमाग में फिट कर रखा होता है कि आपको ऐसा इनपुट मिलेगा तो आप ये करना। ठीक है, आपको इस तरह का इनपुट मिलेगा तो आपको ये चीज करनी है। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या करेंगे सर हम? मशीनें तो ठीक है सर, हमने मान ली हमारे रियल लाइफ में हमारे चारों तरफ बहुत तरह की मशीनें हैं। ठीक है, बहुत टाइप की मशीनें हैं, हमारे दैनिक जीवन में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन हमें इस टॉपिक के अंदर क्या करना पड़ेगा? हमारा क्या काम रहेगा? तुम्हारा काम रहेगा कि तुम्हें दे रखा होगा एक इनपुट से आउटपुट कैसे आया। जनरली आपको सवालों में यह दिया जाएगा कि इनपुट से आउटपुट कैसे आया है, और फिर आपको बोला जाएगा कि अब देख के बताओ ये मशीन किस प्रकार से कार्य कर रही है। या आपको पता लग गया कि मशीन किस प्रकार से कार्य कर रही है, तो एक दूसरे इनपुट के लिए आउटपुट निकालो। ठीक है, यानी कि मशीन का कार्य करने का तरीका, मशीन का कार्य करने का जो तरीका है, ये आपको फिगर आउट करना पड़ता है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, कार्य करने का तरीका, या जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, या इसके इनपुट को आउटपुट में बदलने की जो प्रक्रिया है, उसे आपको पूरा समझना होता। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी इनपुट टू आउटपुट, यानी इसका कार्य करने का तरीका, किसी भी इनपुट को आउटपुट में बदलने का जो तरीका है,
जो मशीन के दिमाग में फिट है कि उसे इनपुट से आउटपुट किस प्रकार से लेकर के आना है, ठीक है, ये यहां पर देखना होता है। एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल हम लोग रखेंगे जिससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक हमारे पास में कोई इनपुट है, ठीक है। इनपुट आउटपुट को इस तरीके से लिखेंगे, कोई ज्यादा अंग्रेजी नहीं है, किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कि हमारे पास में है अब हमने किसी मशीन को ऐसे इनपुट दिया है, एक एक करके इतने सारी अंक दे दिए। अब ये मशीन क्या करती है, ये कई स्टेप में आउटपुट निकालती है। पहला आउटपुट निकाला इसने, ठीक है, इस तरीके से एक एक करके ये अपने फाइनल आउटपुट की तरफ पहुंच रही है। फिर इसने बता दिया कि ये हमारे पास में फाइनल आउटपुट है। यानी इस तरीके से आपको दिया जाता है कि एक मशीन है, मशीन को हमने इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद में मशीन हर स्टेप में कुछ ना कुछ करती हुई जा रही है, और जैसे ही मशीन यहां पर पहुंचती है मशीन रुक जाती है और मशीन बोलती है ये लो भाई साहब तुम्हारा उत्तर, तुम्हारा आंसर, ये फाइनल आंसर है। और एक एक करके मशीन 3-4 बार कुछ ना कुछ करती है। तो यहां तुम्हारा काम होता है कि इस प्रोसेस को देख करके ये पता करना कि मशीन किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इनपुट को ट्रीट कर रही है। इस इनपुट के साथ में स्टेप बाय स्टेप मशीन क्या कर रही है ये आपको देखना होता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, तो मशीन ने क्या किया यहां पे, ध्यान से देखना। अगर हम इनपुट से फाइनल आउटपुट को देखें, लगातार इनपुट को देखो और जो लास्ट वाला आउटपुट हमारे पास में आया इसे देखो। इन दोनों को देख करके तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि यह मशीन करना क्या चाहती है। जैसे यहां हमारे पास में था 7 1 4 5 6 9 और यहां हो गया 1 4 5 6 7 9। यानी कि सर इसे देख करके हमारे दिमाग में क्लियर है कि यह हमारे पास में बढ़ता क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है एक तरीके से। क्या है? असेंडिंग। यानी ये मशीन जो है वो क्या कर रही है, हमारी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रख रही है और फाइनल में हमको जो फाइनल आउटपुट मिलता है उसमें संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में रहती। ये एक सिंपल सी चीज जो हमने सोची कि मशीन ऑर्डरिंग कर रही है, मशीन एक ऑर्डर में हमारी संख्याओं को अरेंज करके दे रही है। ठीक है, अब ये चीज तो केवल इनपुट से फाइनल जो आउटपुट था, जो इसने बताया भाई चौथा जो स्टेप है ये हमारा फाइनल आउटपुट है, सवाल बता के देता है। तो इसको देख करके हमें पता लग गया भाई फर्स्ट से लास्ट में हो क्या रहा है। इसके अलावा एक और चीज इनसाइट के साथ में आपको देखनी होती है इन सवालों में। वो क्या होती है? वो होती है ये कि स्टेप बाय स्टेप ये मशीन काम कैसे कर रही है। यानी इनपुट से पहला स्टेप किस आधार पे आया, पहले से दूसरा स्टेप किस आधार पे आया, दूसरे से तीसरा कैसे आया, तीसरे से चौथा कैसे आया, कितने स्टेप की हमको आवश्यकता होगी, ये सारी चीजें आपको यहां देख करके और पता करनी होती है। ठीक है, यहां पे देख करके पता करनी होती है। ये है आपका काम इस टॉपिक में। ठीक है, अब यहां पे नंबर हैं, हो सकता है नंबर की जगह हमारे पास में कुछ लेटर्स आपको दे रखे हो, अक्षरों पे सवाल आ जाए। अक्षरों में हम जानते हैं ए से शुरू होते हैं, ए से लेकर के जेड तक जाते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो वो जो ऑर्डर है हमारे पास में इंग्लिश अल्फाबेट का, उसके आधार पे कोई लॉजिक हो सकता है, या हमारे पास में संख्याएं हैं तो इनका बढ़ता हुआ क्रम हो, घटता हुआ क्रम हो,
या सम संख्याएं अलग, विषम संख्याएं अलग, ये सारे तर्क जो हमारे पास में बेसिक तौर पर हमारे दिमाग में होते हैं, उसी तरह के तर्क यहां पर लगेंगे। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते, लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि ना भूलो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ठीक है, राहुल की बहुत प्यारी सी लाइन उन्होंने शेयर करी सबके साथ में। बाकी एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि आपके अंदर जो हौसला है ना, वो आपको अलग बना रहा है किसी और से। जो सेलेक्ट हो रहा है उसके अंदर सबसे तगड़ी जिद है, उसके अंदर वो हौसला है कि मुझे करके दिखाना है। लाखों में से कुछ हजारों विद्यार्थी इस कंपटीशन की जर्नी में अपने आप को सही डायरेक्शन में मेंटेन करते हुए और सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग उस टारगेट से चूक जाते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जिनके रास्ते ही बदल जाते हैं इस ड्यूरेशन के दौरान। आपका हौसला बुलंद आज है, ये ऐसा ही हौसला आपका लगातार होना चाहिए जब तक आपकी प्रिपरेशन चल रही है। जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक आप लोगों को इसी तरीके से, इसी रूटीन के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए चलना है। तुम ध्यान रखना, तुम्हारे साथ में लाखों दौड़ रहे हैं। एक दिन तुम नहीं दौड़ोगे, उस दिन तुमसे आगे भी लाखों निकल जाएंगे। तुम एक हफ्ते नहीं दौड़ोगे, पता नहीं कितने लाखों स्टूडेंट तुमसे आगे निकल चुके होंगे। तो इस रेस में लगातार दौड़ना है, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम करो इतनी शिद्दत से करो कि पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाए। तो वही तुम्हें करना है यहां पर, अपनी पढ़ाई के साथ में, अपने सिलेबस के साथ में। ठीक है, और बिल्कुल बहुत बेसिक से हम चीजों को देखेंगे। जैसे अभी टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको मिला, टॉपिक का परिचय मिला कि भाई साहब तुम्हारा क्या काम है टॉपिक में, इनपुट आउटपुट का होते हैं। फिर एक उदाहरण के साथ में मैंने समझाया। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें एकदम बेसिक बेसिक से आपको समझाई जाएंगी। हर टॉपिक, मतलब ये समझ लो जितने भी हम लोग टाइप्स को कवर करेंगे, कुछ टाइप ऐसे होंगे एक ही बार में तुमको समझ में आ जाएंगे, एक ही बार में स्ट्राइक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपने पढ़ रखा होगा या फिर उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो होगी आपके पास। कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जिनका स्कूल के दौरान या कॉलेज के दौरान आपसे पाला नहीं पड़ा, उनको आप पहली बार पढ़ोगे, और पहली बार पढ़ोगे तो उनमें समय भी लगेगा, उनमें कई बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारा काम है पढ़ना। किसी भी टॉपिक को कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, इन सवालों के उत्तर मत खोजो। जब तक पढ़ो जब तक जो पढ़ाया गया है वो तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह बैठ ना जाए, उसको तुमने एक आध बार रिवाइज कर लिया हो और तुम्हारे दिमाग से आवाज आ रही हो कि अब तुम इन चीजों को समझ चुके हो, तब तक तुम्हें उसे रिवाइज करना होता। अगर आज की क्लास में हो तो आज जो पढ़ाया जाएगा वो चीजें अगली क्लास में काम में आएंगी, अगली क्लास तक जो डिस्कस होगा वो उसके बाद वाली क्लास में काम में आएंगी। यानी कोई भी टॉपिक चल रहा है उसके अंदर पहली से लेकर अंतिम क्लास तक एक सीढ़ी है एक तरीके से, और सीढ़ी में सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उससे पहले की सीढ़ियां तुमने कैसे पार करी। ठीक है, तो ये आपने समझा कि हमारे पास में कोई इनपुट हो और इस इनपुट के ऊपर कोई मशीन इस तरीके से कार्य करती है और हमें फाइनल आउटपुट तक लेकर के जाती है। तो हमारा बेसिकली काम होता है कि हम उस मशीन के प्रोसेस को समझ सकें। जैसे यहां जो मशीन है, इस मशीन ने किया क्या है? इस मशीन ने किया है सर सॉर्टिंग। क्या किया है? सॉर्टिंग करी है, यानी कि एक चरणबद्ध तरीके से बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इस तरीके से इनको व्यवस्थित किया है। सॉर्टिंग एक ऐसा तर्क है जिसके ऊपर आप ये समझ लो कि आधे सवाल आप लोगों के इनपुट आउटपुट के ऊपर किसी भी एग्जाम में पूछे गए होंगे, वो पूछे गए हैं सॉर्टिंग के ऊपर। सॉर्टिंग यानी कि सिंपली संख्याओं का बढ़ता क्रम, संख्याओं का घटता क्रम, सम संख्याओं में बढ़ता क्रम, विषम संख्याओं में घटता क्रम। ठीक है, या हमारे पास में अंग्रेजी अल्फाबेट है, उनके अंदर बढ़ता हुआ क्रम है, या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अंदर घटता हुआ क्रम है,
या अक्षर और नंबरों में एक साथ लॉजिक्स लग रहे हैं, ये सॉर्टिंग के तर्क होते हैं। सॉर्टिंग यानी कि आप उनको सॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक प्रकार का मशीन का लगाने वाला प्रोसेस हुआ, तरीका हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस और तरह की संक्रियाएं मशीन के द्वारा लगाई जाती है जो आपको समझनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट पे, कि इनपुट आउटपुट के अंदर जो मशीन के लॉजिक होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, कैसे उन्हें समझना होगा, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो इनपुट आउटपुट संक्रियाओं के प्रकार जो पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से 4 तरीकों में हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है। 4 टाइप में बांट करके आप समझ सकते हो कि 4 तरह के लॉजिक है, या आपके दिमाग में जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करोगे तो ये 4 चीजें आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए। मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले बताऊंगा, सबसे पहले वो चीज चेक करनी, नहीं है तो दूसरे नंबर वाली, नहीं है तो तीसरे नंबर वाली, नहीं है तो चौथे नंबर वाली। ये प्रोसेस आपके पास में होगा। और ये जो चारों हमारे पास में होते हैं, ये होते हैं कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहला होता है ऑर्डरिंग, जिसे हम लोग कहते हैं क्रमबद्धता, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम लोग चेक करते हैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि गणितीय संक्रिया तो हमारे पास में यहां पर नहीं लगी है, ठीक है, तो गणितीय संक्रिया हमारे पास में। तीसरे नंबर पे हम लोग चेक करते हैं कोई शिफ्टिंग या फिर इंटरचेंज का लॉजिक तो नहीं है। इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली। अदला बदली से अगर कोई चीज समझना चाहो, अगर 2 चीजें हैं वो एक दूसरे का स्थान ले लेंगी तो इसे हम लोग कह देते हैं अदला बदली। अगर क्लास में 2 विद्यार्थी बैठे हैं, ए और बी, ठीक है, दोनों इंटरवल में बाहर जाएं और वापस आने पर ए की सीट पर बी बैठ जाए, बी की सीट पर ए बैठ जाए, इसे कहते हैं इंटरचेंज, ठीक है। तो इंटरचेंज का तर्क हो, या हमारे पास में शिफ्टिंग। शिफ्टिंग से मतलब होता है, ये होता है ना भाई साहब उधर खिसकना, मुझे भी बैठना है बस में, ठीक है। तो शिफ्ट करना, और शिफ्ट किस लॉजिक के आधार पे हो रहा है, इस तरह का तर्क हो सकता है। या कुछ अदर्स में हम लोग तर्क देखेंगे। ये 4 चीजें आपको चेक करनी होती हैं, जिसमें से 3 टाइप जो हमारे पास में, क्रमबद्धता, गणितीय संक्रियाएं और स्थानांतरण या अदला बदली, ये 3 लॉजिक आप लोगों से इनपुट आउटपुट के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। के 4 टाइप होते हैं, क्रमबद्धता, गणितीय संक्रियाएं, स्थानांतरण या अदला बदली और अन्य, और इस तरीके से चारों हमें लगाने होते हैं। टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ये हमारे पास में हुए, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट हमारे पास में जो है, सबसे पहला हमारे पास में होता है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग जैसा हमने एक उदाहरण के साथ में यहां पे समझा, ठीक है, कि यहां पे वर्ड्स हो सकते हैं या हमारे पास में नंबर हो सकते हैं, जिसको बढ़ते या घटते क्रम में यहां पर व्यवस्थित किया जाएगा, ठीक है। और द अरेंजमेंट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, ठीक है। इसके अंदर किसी भी शब्द का पहला अक्षर जो है उसके आधार पे ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो या तो शब्दों का या फिर वर्णानुक्रम जो हमारे पास में है, इसमें इनको व्यवस्थित किया जाए, तो इस तरह का तर्क हमारे पास में क्या हो जाता है, एक संख्याओं के ऊपर आधारित या फिर अक्षरों के ऊपर आधारित तर्क हो जाता है, ठीक है। अब देखो वर्णानुक्रम हमारे पास में क्या है। वर्णानुक्रम में आप अच्छे से जानते हो कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट ए से शुरू होते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बचपन से आप इन अल्फाबेट को याद करते हुए आ रहे हो, ठीक है। अब हमारे पास में ये अपने आप में एक क्रम हो जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो ए से शुरू होते हैं और ए से शुरू होकर के जेड तक आते हैं। क्या होता है, ए से शुरू होकर के जेड तक ये अक्षर हमारे पास में आते हैं। तो ए से जेड तक का जो क्रम हमारे पास में होगा, ये क्रम कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है, ए से लेकर के जेड तक का। ये बचपन से आप ये चीजें जानते हो। अब इसी के आधार पे आपने देखा हो तो आपके स्कूल के अंदर भी जो नाम रहते होंगे, तो जब लिस्ट बनती है तो ए वाले नाम ऊपर, बी वाले उसके बाद, सी वाले उसके बाद, डी वाले उसके बाद, ठीक है। ये जो ऑर्डर होता है इसे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम हम लोग कह देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग शब्दों को रखना,
ये भी हमारे पास में एक तरह की ऑर्डरिंग होती है जब हम बात करते हैं अक्षरों के आधार पे या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं इनके आधार पे। ठीक है, जैसे हमारे पास नाम है अरुण, बबलू, चिंता, ध्रुव, एलिस। ये पांच व्यक्ति अगर हमारे पास में है और ये पांचों कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, किसी क्लास में हैं या और कहीं पे हैं, इनके नाम की लिस्ट बननी है, तो एक तरह का तर्क हमारे पास में होता है ऑर्डरिंग का कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए। ठीक है, और अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या बोलता है हमें कि ए वाला सबसे पहले लो, इसके बाद में बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला और फिर ई वाला। ये किसी भी क्रम में हो लेकिन अगर हमको इनका क्रम जो है इनके पहले नाम के पहले अक्षर के आधार पे होगा, जैसे यहां पहला अक्षर था ए, यहां पहला अक्षर था बी, यहां पहला अक्षर है सी, यहां पहला अक्षर है डी, यहां पहला अक्षर है ई हमारे पास में। अगर इस पहले अक्षर के आधार पे इनको अरेंज कर रखा है तो इस तरह का क्रम हमारे पास क्या कहलाता है? वर्णानुक्रम कहलाता है। ठीक है। संख्याओं की अगर बात करें तो संख्याओं में हमारे पास में आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, आरोही क्रम होता है कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखा या उनको घटते हुए क्रम में रखा। ठीक है, पहले अक्षर पे आधारित होती है जनरली जो हमारे पास में आमतौर पे व्यवस्था होगी, जैसा मैंने बताया इस पहले अक्षर के आधार पे होगी। लेकिन दो शब्द हैं मान लो, जैसे हमारे पास में है वरुण और विशाल। अब इन दोनों नामों में हम जब क्रम देखेंगे तो हमें वी तो समान मिला है, यानी पहले अक्षर के आधार पे तो कोई क्रम देख नहीं सकते। तो ऐसे नाम या ऐसे शब्द हमारे पास जिनका पहला अक्षर समान है, अगर पहला समान है तो हम दूसरे को चेक करते हैं और दूसरे के आधार पे क्रम निकालते हैं। तो ए छोटा होता है ये पहले आएगा और विशाल का आई बड़ा होता है ये दूसरे नंबर पे आएगा। यानी अगर पहला अक्षर समान है तो हम दूसरे पे, दूसरा भी समान है तो हम तीसरे पे, तीसरा भी समान है तो चौथे पे। ठीक है, अगला, कभी कभी यह प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर पर आधारित होती है। प्रत्येक चरण में शब्दों और संख्याओं दोनों को अलग अलग एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। पुनर्व्यवस्था वाक्य के बाएं से दाएं शुरू हो जाती है और कभी कभी दोनों सिरों से शुरू हो जाती है। पुनर्व्यवस्था किसी भी शब्द या संख्या से शुरू हो सकती है। देखो, जब हम यहां पे मशीन के लॉजिक को देखेंगे तो मशीन ऐसे काम कर सकती है कि बाएं से दाएं अरेंज करती हुई जा रही है, या मशीन का दिमाग इस तरीके से काम कर सकता है कि दाएं से बाएं उसने व्यवस्था को सेट कर रखा है। ठीक है, तो मशीन किस प्रकार से अप्रोच कर रही है सवाल को सॉल्व करने के लिए, ये मशीन पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब भी बात होगी क्रमबद्धता की या ऑर्डरिंग की, तो हमें पता है संख्याओं में ऑर्डरिंग कितने तरह की होती है भाई। ठीक है, अक्षरों में ऑर्डरिंग होती है इस आधार पे, अक्षरों में जो ऑर्डर हम लोग लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का वो इस तरीके से होता है। ठीक है, संख्याओं की अगर हम लोग बात करें तो संख्याएं हमारे पास में, ठीक है, मैं कुछ व्यवस्थाएं तुमको दूंगा, मैं कुछ बेसिक व्यवस्थाएं जिसके लिए तुम्हें बेसिक तुम्हारे माइंड का इस्तेमाल करना है बस, और तुम्हें देख के बताना है कि इन व्यवस्थाओं में है क्या। ठीक है, जैसे मुझे बताओ यहां जो संख्याएं हैं ये संख्याओं में क्या व्यवस्था है आपस में। ठीक है, फिर बताओ यहां क्या व्यवस्था है। ठीक है, ये चार व्यवस्थाएं मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं और मैं तो सिंपली ये पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ
इस पहली व्यवस्था में संख्याओं को देख करके आप क्या कह सकते हो? क्या यहां पे कोई तर्क है संख्याओं के अंदर? ठीक है, तो ये तो किसी ने कहा प्राइम है, लेकिन ये 4 तो प्राइम नहीं है। 4 थोड़ी ना अभाज्य है, 4 में तो भाग जाता है, 4 के तो फैक्टर होते हैं। ठीक है, देखो यहां है संख्याओं का असेंडिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर है? असेंडिंग है, यानी बढ़ता हुआ क्रम है, संख्याएं बढ़ती हुई जा रही है। सिंपली हम देखते ही कह सकते हैं। इधर देखा जाए तो एक ही बार में देखते ही हम ये कह सकते हैं सारी संख्याएं सम हैं, और सम संख्याओं का इवन नंबर्स हैं, और कैसे हैं? ये भी असेंडिंग ऑर्डर। यहां देखा जाए तो 9 5 3 1 ऑड नंबर हैं सारे। मतलब हर एक चीज आपको दिखनी चाहिए कि इसे देख करके आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है तुरंत कि ये घटते हुए क्रम में है, तो आधी समस्या तो आप देखते ही समझ गए कि ऑड नंबर हैं और कैसे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है। ये मत सोचना सर केवल अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं, ये बेसिक टर्म है इसीलिए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक और साधारण टर्म है, इसलिए हमने इस प्रकार से लिखा। चलिए यहां अगर देखोगे तो यहां क्या हो रहा है बताओ? इन सारी संख्याओं में सर इसने ये किया है, इसने इवन नंबर्स को अलग रखा है और इसने ऑड को अलग रखा है। ये चीजें तुम्हें दिखनी चाहिए। कोई भी व्यवस्था देख करके अगर उसमें सिर्फ इवन है तो तुम्हें दिखना चाहिए, सिर्फ ऑड है यानी कि विषम है तो तुम्हें दिखना चाहिए, ऑड और इवन मिक्स हैं तो तुम्हें दिखना चाहिए, प्राइम नंबर्स हैं तो तुम्हें दिखना चाहिए। ये आपकी बेसिक साधारण एबिलिटीज हैं, बचपन से ही जो आपको मैथ में जो शुरू में पढ़ाई जाती है। देखो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, वो सारी चीजें हैं ये। ठीक है, इधर अगर देखा जाए तो सर यहां पे इवन नंबर्स को रखा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। ठीक है, कैसे रखा है? घटते क्रम में। इसके बाद में इसने लिया है ऑड यानी कि विषम, और विषम नंबरों को, विषम संख्याओं को रखा कैसे है? ये असेंडिंग ऑर्डर में। बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये है एसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास में, यानी बढ़ता हुआ क्रम, और यहां था घटता हुआ क्रम। तो आप ये चीजें देखते ही बता पा रहे हो, तो यही है ऑर्डरिंग से हमारा मतलब। ठीक है, ऑर्डरिंग का जो तर्क होगा आपको इसी तरीके से देख के समझना होगा कि ऑर्डरिंग अगर है तो आपको बढ़ता घटता या सम इवन के आधार पे आपको कोई भी तर्क वैसा दिखाई दे। ठीक, अगला लॉजिक होता है हमारे पास में मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाओं का। ठीक है, गणितीय संक्रियाओं से क्या मतलब है? जैसे आप यहां देखो, इस इनपुट में देख करके समझ के बताओ मुझे कि हुआ क्या है सवाल में। ठीक है, ये इनपुट है, इसके बाद पहला स्टेप है ठीक है, तो यहां मुझे बताओ इनपुट से पहला स्टेप अगर आया है, यहां से ये चीज हुई है, तो क्या लॉजिक हमारे पास लग रहा है? ठीक है, गणितीय संक्रियाओं से मतलब है संख्याओं को गुणा कर दिया जाए, संख्याओं में कुछ जोड़ दिया जाए, संख्याओं में कुछ घटा दिया जाए, संख्याओं में किसी संख्या का भाग दे दिया जाए। ठीक है, ये सारी गणितीय संक्रियाएं हैं। संख्याओं का स्क्वायर कर दिया जाए, संख्याओं का घन कर दिया जाए, क्यूब,
ये सारी हमारे पास में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो जाते हैं, गणितीय संक्रियाएं हो जाती है। अगर हमें ऐसा कुछ लगता हुआ दिखाई दे रहा है सवाल में, तो ये हमें दिखती है चीजें, ऐसा सवाल की जानकारी में दिया हुआ होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पे दिया, इस एग्जाम्पल में आप मुझे ये देख करके बताइए कि सर इनपुट से पहला स्टेप आया है, इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, केवल इसका बता दो। तो वेरी गुड, शाबाश मेरे शेरों। यहां हो रहा है सर, दुगना हुआ है, 2 से गुणा हुआ है। देखो ध्यान से, 3 से 6 हुआ, 6 से 12 हुआ, 5 से 10 हुआ, 4 से 8 हुआ, 1 से 2 हुआ और 9 से 18 हुआ। तो हमारे पास में यहां पर दुगना हो रहा है, संख्याएं दुगनी हो रही है। फिर देखो, पहले से दूसरा स्टेप आया है, तो यहां क्या हो रहा है, कौन बताएगा मुझे। यहां पे 2 टाइम्स हो रहा है, द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड आफ्टर दैट वी गेट द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप हमें मिला है 2 से गुणा करने के बाद। ये तो सबको क्लियर है। तो चलो मुझे बताओ कि पहले से दूसरे स्टेप में हमने किया क्या है, या ये सवाल जो है ये हमें पहले से दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है। माइनस का 2 हुआ है, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। ठीक है, शाबाश मेरे शेर चीताओं। यहां देखो सर, माइनस का 2 हो रहा है, 6 से 4 आ रहा है, 12 से 10 आ रहा है, 10 से 8 आ रहा है, 8 से 6 आ रहा है, 2 से 0 आ रहा है, 18 से 16 आ रहा है। कि सर यहां पे ये जो मशीन है ये पहले से दूसरे स्टेप में माइनस का 2 कर देती है। ठीक है, दूसरे से तीसरे पे आओ और मुझे बताओ यहां क्या हो रहा है। कौन कौन बता सकता है सेकंड से थर्ड में क्या हुआ है। वास्तव में सेकंड से थर्ड में अगर तुमने बता दिया हुआ क्या है, तो मैं मानूंगा तुम लोगों का बेसिक नंबर की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। ठीक है, माइनस का 2, बहुत बढ़िया, अरे शाबाश शाबाश, क्या बात है। ठीक है, तो मशीनें कुछ इसी तरीके से ऑपरेशन लगाती हैं। ये 2 का गुना कर दिया, या माइनस कर दिया, या एडिशन कर दिया, या डिवीजन कर दिया, ये सारे तर्क हमारे पास में कहीं ना कहीं किसी न किसी गणितीय संक्रिया को दर्शाते हैं। मुझे ये बता दो सेकंड से थर्ड में क्या हो रहा है, कौन कौन पकड़ पा रहा है। बहुत बढ़िया, यस प्रिया, इंडिविजुअल नंबर सम, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां हुआ है, इसको हम डिजिट सम का नाम दे देते हैं, यानी अंकीय योगफल हुआ है किसी भी संख्या के लिए। आप मैथ में भी ये चीजें पढ़ोगे, ठीक है, बट और यहां आपने स्कूल में भी पढ़ी हैं चीजें। सिंपल डिजिट का सम हो रहा है, ठीक है, और डिजिट सम हमारे पास में किस तरीके से है, जैसे मान लो 27 है, 7 और 2 हो जाए 9, तो डिजिट्स का योगफल। 13 है, 3 और 1 हो जाए हमारे पास 4, तो ये डिजिट सम का तर्क होता है। ठीक है, इतना ही है, इसमें कोई अलग से थ्योरी या कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो अंकों में अगर अंकीय योगफल लगा है तो ये चीज भी हमें नजर आनी चाहिए। पूरी रीजनिंग के दौरान अलग अलग टॉपिक में आप इस तरह के तर्क का सामना करोगे। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको रिलेशन देखना है, एक तरीके से आपके दिमाग में जो ख्याल आना चाहिए वो होना चाहिए डिजिट सम का, और डिजिट सम से हमारा मतलब होता है अंकों के डिजिट्स का योगफल। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, देखो 4 के लिए तो 4 आ रहा है, अकेले अंक में तो एक ही अंक है, उसका डिजिट सम वही होगा। 10 में 1 और 0 को जोड़ोगे 1 आ गया, 8 के लिए 8 है, 6 के लिए 6, 0 के लिए 0 होगा, 6 और 1 हो गया 7। यानी कि डिजिट सम जब हम लेते हैं तो अकेला डिजिट है तो उसका योगफल वही होगा, लेकिन एक से ज्यादा है तो इस तरीके से योगफल लिया जाता है, इसे हम कहते हैं डिजिट सम। तो यहां जो ये ऑपरेशन आपने देखा, जैसे 2 का गुणा है, या माइनस का 2 है, या डिजिट का सम है, ये कहलाते हैं गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, यानी हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास जो लॉजिक है वो ऑर्डर का हो सकता है, या किसका होगा, या हमारे पास किसी गणितीय संक्रिया का होगा। और गणितीय संक्रियाओं में हमारे पास में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, ये सारे तर्क हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें केवल आपको यह बताना है कि सवाल में कौन सी गणितीय संक्रिया लगी है। आप यहां सोचना सीख रहे हो,
और यहां पे गणितीय संक्रियाएं हो या संख्याएं हो या सम विषम संख्याएं हमारे पास में हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप पहले से जानते हो कि सम क्या होता है, विषम क्या हो सकता है, ठीक है। लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आंकने की, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, है ना। देखिए यहां बताइए, ठीक है, यहां केवल सिंपल सा, ठीक है, कोई अलग तरह की प्रॉब्लम यहां नहीं है। केवल ये देखो कि ये हमारे पास में किसी भी मशीन के लिए अगर इनपुट है, तो इस इनपुट के साथ में पहले स्टेप में जाते ही क्या हो रहा है, यहां से यहां जाने में इस इनपुट के साथ में क्या हुआ है, ठीक है। देखो प्रैक्टिस कब करेंगे, तो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे एक बार आप यहां जो एल्गोरिथम है, आप हर एक प्रकार के लॉजिक से खुद को रूबरू करा लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक अगर मैं शुरू करता हूं, अगर हमारी किसी भी टॉपिक के अंदर फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास के अंदर आप यही सीखते हो कि उसके बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, सोचने का तरीका, थॉट प्रोसेस जो उस सवाल में छुपा हुआ है वो किस तरीके से लगता है, टॉपिक क्या आप लोगों से पूछता है, सवालों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, सवाल के अलग अलग पोर्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप वेरी फर्स्ट क्लास के अंदर सीखते हो। टॉपिक का परिचय भी होता है, प्लस आपको यह पता लगता है कि कितनी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहां देख करके आपको क्लियर हो गया कि आपको स्क्वायर याद हो, क्यूब याद हो, प्राइम आपको पता हो कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं, कौन सी सम है, कौन सी विषम है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से लेकर के जेड हैं, उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम हमें देखना पड़ सकता है। बहुत तरह की चीजें हमारे पास में हैं, ये बेसिक का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां देखो भाई, बहुत सिंपल सी चीज है, बढ़ते क्रम में लिखा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर हुआ है सर, फर्स्ट से सेकंड में चलो, ठीक है, पहले से दूसरे में, इतना तो आपके दिमाग में आ गया, इनको देख करके असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम है। बस सिंपली इसी तरीके से डिकोड करना होता है मशीन में, हर एक टारगेट को जब हम देखेंगे इसी तरीके से हमें डिकोड करना है, इसी प्रकार से हमें सोचना होगा इस प्रकार के टॉपिक के अंदर। यहां देखो, इससे अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो हो क्या रहा है कि सर स्क्वायर हुआ है, क्या हुआ है, स्क्वायर यानी वर्ग हमारे पास में हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्ग। नेक्स्ट आओ, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास, 4 से 8 16 से 32 36 74, ये हमारे पास में डबल होता हुआ जा रहा है, दुगना हुआ है, क्या हो रहा है अगली बार, दुगना हो रहा है, दो का गुणा हो रहा है, साफ तौर पर हमें दिख रहा है। नेक्स्ट आओ, 8 से तो 8 है एज इट इज, लेकिन 32 से 5 आ रहा है, तो आपके दिमाग में जब भी सिंगल डिजिट समान और बाकी डिजिट्स अलग हो रहे हैं तो दिमाग में आ जाना चाहिए इसने क्या लगा दिया, डिजिटल सम लगाया है, 7 और 2 9, 9 और 8 17, यहां हमारे पास में 6 2 8 और 1 9, 6 और 8 14, 5 4 9, ठीक है।
डिजिट सम के बारे में मैं आपको बताता हूं एक चीज जो आपको थोड़ी सी स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास में 338 और 98 भी है। देखो, डिजिट सम जब भी तुम करो तो दो तरह के तर्क तुम्हें मिलेंगे। जो हमारे पास में अंकीय योग है, किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम अगर आप लेते हो, उसके अंकों का योगफल अगर आप लेते हो, ठीक है, तो यहां आपको दो तरह की चीजें निकल के आती हैं आपके सामने। ठीक है, तो डिजिट सम जब भी लो तो एक तो होता है कि ओनली फर्स्ट स्टेप, केवल एक स्टेप में आपको जो भी नेक्स्ट आ रहा है उतना सम आप ले लेते हो। ठीक है, दो तरह के होते हैं हमारे पास, ओनली फर्स्ट स्टेप या अप टू सिंगल डिजिट। ठीक है, ध्यान से देखना दोनों में अंतर। दोनों ही प्रकार के लॉजिक्स आपको दिखेंगे और दोनों ही टाइप आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। एक होता अंकीय योगफल केवल एक स्टेप में, यानी 9 और 8 को तुम जोड़ोगे तो 9 और 8 हमारे पास में क्या हो रहा है, 17। केवल एक स्टेप, यानी जोड़ के क्या आ रहा है वो आपने रख दिया। जोड़ने के बाद में क्या आ रहा है, एक अंक में आ रहा है, दो अंकों में आ रहा है, तीन अंकों में आ रहा है, हमें नहीं मतलब है। 8 3 11, 8 3 14, ये 14। ठीक है, ये तो हुआ कि केवल फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने योगफल लिया है, ये हमें देखते ही क्लियर हो गया। लेकिन कई बार डिजिटल सम इस तरीके से लिया जाता है, जो डिजिट सम हमारे पास में है, मैथ में भी और रीजनिंग में, दोनों जगह ध्यान रखना। ठीक है, यहां देखो 98 और 338 है, यहां अप टू एकल अंक तक हम लोग डिजिट सम लेते हैं। इसका मतलब है हमें तब तक जोड़ते हुए जाना है जब तक एक अकेले अंक में योगफल नहीं आ जाता। ठीक है, जैसे देखो 9 और 8 17, वापस से 7 और 8 को जोड़ेंगे 8। हम तब तक जाएंगे जब तक एकल अंक में नहीं आ जाता। ये भी डिजिट सम है, ये भी डिजिट सम है, लेकिन कहां तक, जब तक हम एक अंक पे नहीं आ रहे। 8 3 11, 11 और 6 हमारे पास में 17। ठीक है, 8 से 14, सॉरी 14, 4 और 1 हो जाएगा हमारे पास 5। यानी कि एक होता है डिजिट सम केवल पहला स्टेप, यानी कि डिजिट्स को जोड़ते ही क्या आ रहा है, और एक तरह का डिजिट सम होता है हम तब तक डिजिट सम ले जब तक हमारे पास एक अंक में डिजिट सम नहीं आ जाता। ठीक है, आप मैथ में भी जब भाजकता पढ़ोगे, डिविजिबिलिटी, तो आप देखोगे कि भाजकता में हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, भाजकता चेक करते टाइम जनरली हम लोग एकल अंक तक डिजिट सम लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग में भी अगर 338 से 5 आ रहा है तो आपको क्लियर होना चाहिए एकल अंक में डिजिट सम करने के बाद में 5 आएगा। 338 से 14 आ रहा है तो आपको क्लियर होना चाहिए भाई एक ही स्टेप लेना है डिजिट सम का। ठीक है, तो ये दो तरह के डिजिट सम होते हैं, दिमाग में क्लियर रहने चाहिए। और हमने देखा 2 का गुणा हुआ, या 2 जोड़ देता, या 2 का भाग दे देता, ये सारे ऑपरेशन ऐसे हैं जो हम देख के समझ सकते हैं, गणितीय संक्रियाओं के उदाहरण होते हैं। आगे आओ, अगला टाइप होता है शिफ्टिंग और इंटरचेंजिंग। ठीक है, क्या हुआ, स्थान बदलना या अदला बदली के तर्क, पोजीशंस को बदल दिया जाए या अदला बदली का तर्क हमारे पास में वहां पर लगा हो। ठीक है, तो इस प्रकार के इनपुट में अक्षर या वर्णमाला या शब्द तीनों आ सकते हैं, या तो कोई केवल अक्षरों के आधार पे तर्क हो, केवल शब्दों के आधार पे हो, और केवल वर्णमाला के आधार पे हो। तो स्थिति प्रश्नों के अनुसार एक विशिष्ट पैटर्न का पालन करते हुए बदली जाती है, जो स्वयं को दोहराता है, जैसे पहले अक्षर को अंतिम अक्षर में स्थानांतरित करें या पहले और अंतिम दोनों की अदला बदली कर दें। ठीक है, तो कुछ अदला बदली के लॉजिक्स वहां पे लगे हों। ठीक, ये तर्क हमारे पास में हो। एक उदाहरण से आप समझोगे, उदाहरण से चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट होती हैं दिमाग में, और हम हमेशा किसी भी चीज को अगर समझ रहे हैं तो उसकी परिभाषा क्या है पूरी, ये भी समझना जरूरी है,
और एक उदाहरण के तौर पे उसे सरल तरीके से, हमारा दिमाग सरल तरीके से चीजों को समझता है, तो उसी तरीके से वो सरल भाषा। देखो हमारे पास में कोई इनपुट है, ठीक है। इनपुट के बाद कुछ स्टेप आ रहे हैं, तो वो स्टेप मैं लिख रहा हूं, फिर हम स्टेप में देखेंगे कि इंटरचेंज का, अदला बदली का लॉजिक किस तरीके से लगता है। ठीक है, अब देखो ठीक है, समझने का प्रयास करो कि यहां हो क्या रहा है, ध्यान दो एकदम पूरी तरह संख्याओं पे। ठीक है, जो भी चीजें तुम्हारी आंखों के सामने हो रही, ठीक है, क्यों हो रही है, केवल इतना सा सवाल अपने दिमाग में डालना है। ठीक है, एक एल्गोरिथम यहां पे चल रही है, ठीक है, और चौथे स्टेप में जाके एल्गोरिथम रुक जाती है। तुम्हें केवल इतना सा बताना है कि इनपुट से आउटपुट लाते टाइम मेरा जो दिमाग था वो क्या सोच रहा था, या जो भी मशीन से सवाल सेट हुआ है उसने क्या सोचा है। ठीक है, बहुत बढ़िया पकड़े हो रवि, दीपाली, प्रीति, शाबाश। ठीक है, तो यहां पे देखो, जब हम, ये फाइनल स्टेप है, सवाल बताता है फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप ही हमारा आउटपुट होता है। फाइनल स्टेप ही क्या होता है, फाइनल आउटपुट। होने को तो ये सारे आउटपुट हैं हर एक स्टेप में, क्योंकि हर बार इनपुट में कुछ ना कुछ हो रहा है। पहला स्टेप का आउटपुट, दूसरे स्टेप का आउटपुट, तीसरे का, ये वाला फाइनल है। तो मशीन क्या सोचते हुए आगे बढ़ रही है, हमारा पूरे टॉपिक में यही काम रहेगा। हमारा क्या काम रहेगा कि मशीन कैसे आगे बढ़ रही है इसका पता लगाओ। तुम पता तुरंत लगा लेते हो, सवाल तुरंत सॉल्व हो गया। तुमको समय लग रहा है तो समय लगेगा। ठीक है, चलिए यहां देखो, जब हम यहां से यहां जाते हैं तो किस, देखो बहुत सारे लोगों ने सही बताया कि सॉर्टिंग हो रही है सर हमारे पास में। ठीक है, देखिए यहां देखो हमारे पास में हुआ क्या है, जैसे सर ये 4 और 12 इंटरचेंज हो गए। 4 आगे क्यों आया, ये चीज तो हमें यहां से यहां में देख के पता लग गई कि अल्टीमेटली इनको बढ़ता हुआ क्रम लाना है। लेकिन बढ़ता हुआ क्रम लाने के लिए एक तरह की सॉर्टिंग का इस्तेमाल इसने किया है, एक तरह की सॉर्टिंग यहां पर हो रही है। ठीक है, 4 को पहले ले आया, फिर देखो जैसे ही 4 हमारे पास में आया है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 12 को इधर ले गया 4 के स्थान पे, यानी आपस में इसे हम क्या नाम देंगे, इंटरचेंज। क्या है, इंटरचेंज हमारे पास हुआ है, बाकी सारी संख्याएं अपने स्थान पे। अगली बार क्या हो रहा है, देखो अगली बार सर ये 20 और 7 आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। 7 क्यों इंटरचेंज हुआ, क्योंकि 4 के बाद अगली सबसे छोटी संख्या इसमें 7 है। ठीक है, अगली सबसे छोटी संख्या, यहां सबसे छोटा था 4, यहां सबसे छोटा है 7, अगली बार सबसे छोटा क्या है, 11। तो इस 11 का इंटरचेंज होगा तीसरे स्थान के साथ, ये इंटरचेंज हो गया। ठीक है, फिर देखो 12 सबसे छोटा है, 12 तो ऑटोमेटिक सही जगह पे है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अगला है 13,
तो 13 आएगा इस स्थान पे, इनके बीच में इंटरचेंज लगा। जैसे ही ये लास्ट इंटरचेंज होता है, हमारे पास इनपुट से आउटपुट के लिए इस प्रकार से व्यवस्था अरेंज हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास में यहां पर लगा है। क्या हो रहा है यहां पे कि सर अदला बदली, और अदला बदली किस तरीके से हो रही है कि सबसे आगे 4 को लेकर के आना था, तो 4 को उठा के लेकर आए 12 की जगह पे। फिर 12 ने बोला ये तो मेरा घर है, मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां रहूंगा, मुझे क्यों बेघर कर रहे हो तुम। तो 12 को हमने बोला तू 4 के घर पे जाके रह ले। ठीक है, अगली बार 4 तो अपनी जगह पे बैठ गया। 4 ने कहा मैं व्यवस्थित हूं, मेरी चिंता तुम करो बंद, क्योंकि मैं रहने वाला हूं समान एंड तक। फिर अगला 7 आना चाहिए। 7 ने कहा मैं दूसरे नंबर पे आऊंगा। 7 आ गया यहां पे, 20 के घर पे रहने लग गया। 20 ने कहा मैं कहां जाऊंगा, तो हमने कहा भाई तू एक काम कर, तू 20 के घर पे चला जा। आपस में अदला बदली हो गई। तो 7 आ गया यहां। 7 आने के बाद 7 ने कहा मैं व्यवस्थित हो गया, मेरी चिंता मत करो तुम, अब तुम आगे बढ़ो। तीसरे स्थान पे 11 को आना चाहिए, तो 11 आया तीसरे स्थान पे। 18 ने कहा मैं कहां जाऊंगा, हमने कहा 18 को तू 11 के स्थान पे चला जा। ठीक है, 11 के बाद अगला आएगा 12। 12 अपनी जगह पे था, 12 अपनी जगह पे था, कुछ नहीं हुआ। अगली बार इस स्थान पे 13 को आना चाहिए। 13 आएगा तो 13 को ले आए इधर, और क्योंकि 13 यहां पे आ रहा है, 18 को हमने कहा तू आगे चला जा। ठीक है, और जैसे ही 18 इधर आया, तो अब हमारे पास सारी संख्याएं व्यवस्थित तरीके से, मतलब मशीन को करना क्या था, ये मशीन चाहती थी सॉर्ट करना, लेकिन सॉर्ट करने के लिए अदला बदली का सहारा इसने लिया। क्या कर लिया, इंटरचेंज का सहारा इसने यहां पर लिया है। इस तरीके से इंटरचेंज के लॉजिक हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से शिफ्टिंग के तर्क भी होते हैं। सवालों के थ्रू आप ज्यादा बेहतर समझोगे। सबसे लास्ट हमारे पास में टाइप आ जाता है अदर टाइप लॉजिक्स का। ठीक है, एक अन्य का टाइप हमारे पास में। ठीक, चलिए अब देखो, इनपुट आउटपुट अनुभाग में अक्षरों को कैपिटल बनाना, अक्षरों को उसके संबंधित संख्या से बदलना आदि जैसे प्रश्न भी हो सकते हैं हमारे पास में। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में अक्षरों को कैपिटल या स्मॉल लेटर सब जानते हैं ना, जैसे ये वाला ए कैपिटल है, ये वाला ए स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल के आधार पे तर्क हो सकता है। ठीक है, अक्षरों के अंदर जो अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में 1 से लेकर के 26 तक का क्रम होता है। उन क्रमों के योगफल के आधारित हो सकता है, स्वर व्यंजन के ऊपर आधारित हमारे पास में तर्क हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग तरह के तर्क आपके पास में होते हैं। ठीक है, जैसे आ, अगर हम देखें, ये आपको याद ही करना होता है। इसको याद करने का तरीका जो है वो कोडिंग डिकोडिंग में डिस्कस होता है। ठीक है, अगर हम इसे एक नंबर दें तो ये जो क्रम हमारे पास ऑर्डरिंग है, ये वाली ऑर्डरिंग रीजनिंग में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, एक ना एक दिन आपको अच्छे से इसे रटना है। तो अभी के लेवल पे आप ये मान लो कि आपको ये क्रम जो है वो याद होने चाहिए। अगर ए को एक नंबर दे दिया जाए और इस तरीके से काउंटिंग हमारे पास में चले, तो ये हमारे पास में वो ऑर्डर है जो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होगा, जैसे कोई शब्द है हमारे पास कैट, तो कैट में जो सॉर्टिंग की जाएगी वो इनके योगफल के आधार पे हो जाएगी। जैसे कैट में सी होता है 3 नंबर पे, ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे, तो इनका जो योगफल या जैसे हम कहें सम, सम कितना हो जाएगा, 3 + 1 + 20 कितना हो जाएगा, 24।
24 इनका सम यहां पर होगा। ठीक है, हमारे पास में 24 यहां पर आ रहा है। तो कई बार किसी भी शब्द के योगफल के आधार पे सॉर्टिंग होती है। ठीक है, सवालों के थ्रू ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ये सेशन को रखने का स्पेशली रीजन था कि आप एक तरीके से इनपुट आउटपुट के टॉपिक को समझ पाए, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में आपको पता होता है ना एक बार कि हाँ ये टॉपिक ये चाहता है हमसे, इसकी एक्सपेक्टेशन इस प्रकार की है, हमें इतनी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको क्लियर होता है कि इस टॉपिक में आगे बढ़ने के लिए आपको किस लाइन पे खड़े होना है। एक बेसिक की लाइन है एक तरीके से। हर टॉपिक में लाइन होती है अंडरस्टैंडिंग की, बहुतों के पास में है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास नहीं है। कई कारण है, कईयों की स्कूलिंग बेचारों की दूर दराज सरकारी स्कूलों में हुई है जहां टीचर भी नहीं आते थे। ठीक है, कुल मिला के पहले सेशन में जो जो चीजें हमने बताई वो तुम्हें पता होनी चाहिए। वो तुम ये नहीं कह सकते कि सर मुझे तो यही नहीं पता कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या कौन सी है, विषम कौन सी है। ठीक है, तो यहां एक बार डिस्कस होने के बाद में अब तुम्हें वो चीज तैयार कर लेनी। वैसे तो तुम में से 99% को आता है, लेकिन कोई भी 1% ऐसा है जिन्हें ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें हैं, तो आप नेक्स्ट सेशन से पहले वो चीजें तैयार करके आए। ओके, चलिए। तो इनपुट आउटपुट अनुभाग में अक्षर को कैपिटल करना, अक्षरों से संबंधित संख्या में बदलना। ठीक है, यानी अक्षर का क्या क्रम है उसके अंदर बदल देना। इनपुट के शब्द आउटपुट में नहीं बदलते हैं तो क्रिया या फिर पुनर्व्यवस्था या स्थानांतरण, इस तरह के तर्क आप लोगों से और डिफरेंट तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ये 4 टाइप होते हैं हमारे पास में किसी भी व्यवस्था के, और इन चारों टाइप के ऊपर बेस्ड ऑन एग्जाम्पल या उदाहरण हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है आज का सेशन आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम सीधा सवालों पे जाएंगे और सवालों के थ्रू जितने तरह के लॉजिक्स हैं या जितने टाइप्स हैं उनको समझते हुए चलेंगे। जब हम प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर निकल के आएगी। ठीक है, चलिए, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बाकी जबरदस्त तरीके से आपको मेहनत करनी है। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो डिसाइड कर लिया है तो अपने आप को पूरा का पूरा जो है वो दे दो, अपना पूरा समय इस पढ़ाई को, अपने आप को झोंक दो पूरा इस तैयारी के अंदर। ठीक है, तुम्हारे पास और कोई बहाना नहीं है। ठीक? तुम्हारे माँ बाप की एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे साथ में। कभी भी आंख बंद करके ये चीज सोचा करो, वो तुम्हारे ऊपर हर तरह का, मतलब उन्हें पता है कि तुम उनकी जिम्मेदारियों में मदद कर सकते हो, तब भी तुम्हें समय दे करके अगर पढ़ने के लिए वो कह रहे हैं तो वो चाहते हैं कि तुम लाइफ में सक्सीड हो, लाइफ में तुम वो चीजें अचीव करो जो शायद वो लोग नहीं कर पाए, या उन्होंने अगर अचीव करी है तो उनके बराबरी पे तुम लोग खड़े हो सको। ठीक है, तो उनकी ये जो एक्सपेक्टेशंस है माँ बाप की, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है और अपनी मेहनत को उसी तरीके से करते हुए चलना है। चलिए, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।